तो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि राइट ऑफ मूवमेंट एंड रेसिडेंस थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया फ्रीली अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन बट दीज राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। मतलब आपको बोल रहा है कि आप कहीं भी मूवमेंट कर सकते हैं भारत में, और ये बोलता है कि मूवमेंट आपका और रेसिडेंस जो है ये फ्री है। आर्टिकल 19 पे ये क्वेश्चन है, अगर आप देखेंगे तो अनुच्छेद 19 से ये प्रश्न दिया जा रहा है, लेकिन बोल रहा है कि नॉट एब्सोल्यूट, और यहाँ पर टेरिटरी भी लिखा है। तो पहले ये समझ लेंगे कि हम लोग जब टेरिटरी बोलते हैं तो भारत का क्षेत्र शब्द जब यूज करते हैं तो टेरिटरी में हम इंक्लूड क्या करते हैं। पहला जो हमारा स्टेट है, जो भारत के राज्य है लिखेंगे, प्लस जो केंद्र शासित प्रदेश है भारत का, प्लस जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है जिसको एनसीटी या एनसीआर आजकल बोला जाता है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी और नेशनल कैपिटल रीजन। इसके अलावा हमारा 12 नॉटिकल माइल समुद्र में जो हमारा स्थान है वो, और इसके साथ साथ 200 नॉटिकल माइल जो हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो, और इसके साथ साथ जो भारत का क्षेत्र कहीं भी है, मतलब इंडियन टेरिटरी एनीवे। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि आप इसमें से कहीं भी फ्रीली घूम सकते। आप भारत का किसी भी राज्य में जा सकते हैं, केंद्र शासित प्रदेश में जा सकते हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जा सकते हैं, और साथ में ये पूछ रहा है कि मूवमेंट एंड रेसिडेंस, ये भी बोल रहा है आप वहां जाकर के रह भी सकते हैं। ये आर्टिकल 19 जब आप पढ़े होंगे, अनुच्छेद 19 में कितने अधिकार हैं आपके? 6 अधिकार। एक अधिकार को हटाया गया, कौन सा अधिकार को हटाया गया? संपत्ति का अधिकार। अभी संपत्ति का अधिकार कैसा है? अभी वो कानूनी है, लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं। तो ये क्वेश्चन तो फंडामेंटल राइट से पूछ रहा है कि राइट ऑफ मूवमेंट एंड रेसिडेंस थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया आर फ्रीली अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन्स बट दीज राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये आपका रिस्ट्रिक्शन लगेगा। नॉट एब्सोल्यूट का मतलब क्या हुआ? रिस्ट्रिक्टेड है। आपको फंडामेंटल राइट, पहले भी आपने पढ़ा, द नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट इज नेगेटिव। आपको मौलिक अधिकार पॉजिटिव दे रहे हैं, लेकिन इसका प्रकृति नेगेटिव कर दिए। क्यों ऐसा किए? क्योंकि ईच एंड एवरी राइट्स हैव सम लिमिटेशंस, सो यू हैव टू एंजॉय ऑल द राइट विद इन द कंटूर ऑफ द लॉ। आपको हंसना भी है तो कानूनी दायरे में हंसना, आपको रोना भी है तो कानूनी दायरे में रोना। आप कोई भी नेचुरल राइट का भी इतना एंजॉय नहीं करेंगे जिससे किसी दूसरे कोई को नुकसान हो। और साथ ही साथ बोलता है रिस्ट्रिक्शन क्यों जरूरी? तो आपने कल पढ़ा आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या बोल रहा है कि आपकी दैहिक स्वतंत्रता है, जीने का अधिकार है, और राइट टू लिव प्राइवेसी भी है। तो आपके अधिकार का भी तो हनन नहीं होना चाहिए। जैसे हम अपने अधिकार को यूज कर रहे हैं कि हमको कहीं भी घूमना है, लेकिन आपके अधिकार का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। मेरा अधिकार यूज करने के लिए हम आपके अधिकार का तो उल्लंघन नहीं कर सकते, वायलेशन नहीं कर सकते। इसलिए ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस लगा हुआ है, तो आपको इसको लिखने के लिए बोला है। तो इसका आंसर लिखेंगे, आप लिखिए इसका आंसर। क्वेश्चन समझ पा रहे? जैसे इमरजेंसी प्रोविजन में लगा दिया जाता है वो भी लिख सकते हैं। आदिवासी क्षेत्र में जो
हाँ, ये भी लिख सकते हैं, जैसे आदिवासी क्षेत्र में जाकर के नहीं रह सकते हैं, यह पहले पूर्व में नियम था, जम्मू कश्मीर में जाकर नहीं रह सकते, नॉर्थ ईस्टर्न में आज भी जाकर के जमीन नहीं खरीद सकते हैं। तो ये रिस्ट्रिक्शंस है। तो दो चीजों पर, अच्छा कोविड-19 में क्या था, तो घर से निकलने पर रोक लगाया था, तो आप बोलिएगा क्यों लगाया था, आपका जिंदा रहना भी तो जरूरी है। तो अगर आप आर्टिकल 19 यूज करना चाहते हैं तो 21 भी देखना पड़ेगा। सरकार का ये भी तो दायित्व है कि आप जिंदा रहिए। तो कोई एपिडेमिक, ये हेजार्डस एक्ट, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, इसलिए देखिएगा उसमें मास्क नहीं लगाते हैं तो फाइन हो रहा था ना, या हेलमेट नहीं पहनने पर भी फाइन होता। आपका जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है। तो आप 19 तभी ना यूज कर पाइएगा जब आप जिंदा रहिएगा, इसलिए क्वेश्चन पर ये। तो लिखिए चलिए इसको कि राइट ऑफ मूवमेंट एंड रेसिडेंस throughout the territory of India is basically a fundamental right and a civil right. A fundamental right and a civil right. So, Article 19 gives the right to move anywhere in the country. भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता और कहीं भी जाकर रहने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के दायरे में दी गई है। यह एक मौलिक अधिकार के साथ साथ मानवाधिकार भी है। भारतीय क्षेत्र का तात्पर्य भारत का राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, भारत के बाहर का क्षेत्र, भारत में समुद्री क्षेत्र और समुद्र का आर्थिक सीमा क्षेत्र भी शामिल है। इन इंडियन टेरिटरी इट इंक्लूड्स स्टेट, यूनियन टेरिटरी, nautical miles in ocean, 12 nautical miles in ocean, and 320 kilometer, that is 200 nautical mile, 320 kilometer, that is 200 nautical mile, समुद्र में nautical mile होता है, in exclusive economic zone. One can move freely there. वहाँ कोई भी व्यक्ति मूवमेंट कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति आ जा सकते हैं। तो लिखिए, लेकिन हाल के वर्षों में अनुच्छेद 19 को सीमित किया गया है। बट इन रिसेंट ईयर आर्टिकल 19 is restricted
जैसे कोविड-19 के समय में, एज फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द कोविड-19, ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अनुच्छेद 21 जीने की स्वतंत्रता अधिक महत्वपूर्ण है. इट हैपेंस बिकॉज आर्टिकल 21 right to life is more important. यहाँ पर आप इस प्रकार से एक लिख लें, ऐसा चार्ट बना के कि आर्टिकल 19 उसके नीचे फ्रीली मूवमेंट, बट रिस्ट्रिक्टेड क्यों, तो लिखेंगे आर्टिकल 21 इज मोर इम्पोर्टेंट देन आर्टिकल 9. एक वहां नीचे में फ्लो चार्ट बनाए. और फिर उसके नीचे लिखिए, उसको बना लिए. आर्टिकल 19 जो बोल रहा है 19(1)(d), ये बोल रहा है फ्रीली मूवमेंट, और 19(1)(e) ये बोल रहा है कहीं भी जाकर के आप रिसाइड कर सकते हैं, रेसिडेंस के लिए बोल रहा है. 19(1)(d), 19(1)(e), एक तो है कि आप जैसे यहाँ से, ये पहला का मीनिंग है कि आप यहाँ से जा सकते हैं नागालैंड, और दूसरा बोलता है कि आप वहां जाकर के बस सकते हैं. बट ये दोनों बोल रहा है कि फ्रीली मूवमेंट प्लस रेसिडेंस यहाँ कर दीजिए. और यहाँ बोलता है कि बट ये रिस्ट्रिक्टेड है. तो क्यों रिस्ट्रिक्टेड है, तो आपने क्या बताया कि रिस्ट्रिक्टेड इसलिए है क्योंकि आर्टिकल 21 जो है ये मोर इम्पोर्टेंट है, कि आपको आर्टिकल 21 बोलता है कि जीवन जीना ज्यादा जरूरी है. तो आगे पैराग्राफ चेंज करके नीचे लिखिए कि आर्टिकल 19(1)(d एंड आर्टिकल 19(1)(e says one can move within or between different state. अनुच्छेद 19 यह बताता है कि राज्य में अथवा विभिन्न राज्यों के मध्य कोई भी व्यक्ति आना जाना कर सकता है और वहां जाकर रह सकता है. लेकिन यहां यह भी बताया गया है कि सरकार द्वारा मानव संसाधन को संरक्षित रखा जाएगा. With this, it reflects that government will protect the human resources.
That's why Article 19 clausified impose restrictions. आर्टिकल 19(5) के द्वारा 19(5) के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया जाता है। 19(5) ऐसा आम जनता के लाभ के लिए किया जाता है और जनजातियों के लाभ के लिए किया जाता है। दिस हैपेंस फॉर द बेनिफिट ऑफ जनरल पीपल एंड बेनिफिट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। So many times Supreme Court said if there is a restrictions in freely movement or reside, government must have reasonable cause. Supreme Court said if there is, और क्या लिखे है लाइन, restrictions over the freely movement or reside, then government has to keep reasonable cause. सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार कहा है कि अगर किसी प्रकार का रोक लगा दिया जाता है तो तर्कपूर्ण उत्तर देना होगा। यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन का पार्ट है जिसमें ये बोल रहा है कि एब्सोल्यूट नेचर का नहीं, ये वाला। अब यहाँ पर एक डायग्राम आपको और बनाना है, जहां से हम लोग जो फर्स्ट आपने बनाया था सेकंड बनाएंगे। तो ये लिखेंगे कि आर्टिकल 19 कैन बी रिस्ट्रिक्टेड। तो इसको रिस्ट्रिक्शन कौन करेगा ये बताइए? इसको रिस्ट्रिक्शन करेगा एग्जीक्यूटिव, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि विधायिका से कोई कानून पारित होता है। तो अगर ये रिस्ट्रिक्टेड हो रहा है तो यहां पर बोल रहा है कि रिस्ट्रिक्शंस के लिए एक रीजन बनाना होगा, एक कारण बताना पड़ेगा। बिना कारण का रिस्ट्रिक्शन नहीं बनाना। अगर कोविड-19 में बोला गया कि घर से बाहर मत निकलो, तो कारण बताया गया कि आपकी जान जा सकती है और आपका जान ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत जरूरी है देश के। तो अगर बोला जा रहा है कि रिस्ट्रिक्शन होगा तो रीजन दीजिए। तो यहाँ पर आप 2-3 केस लिख लेंगे एग्जाम्पल के तौर पर कि सुप्रीम कोर्ट अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट। पहला लिखेंगे, पहला केस लिख लीजिए, बलदेव प्रसाद वर्सेस एमपी गवर्नमेंट 1960। और दूसरा लिख लीजिए एनपी खरे वर्सेस दिल्ली 1950।
ये दोनों केस में लिख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति का अनुच्छेद 19 को रोका जाता है, उसके भ्रमण करने के अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जाता है, तो तर्कपूर्ण कारण देना पड़ेगा। इन द केस ऑफ बलदेव प्रसाद वर्सेस एमपी गवर्नमेंट एंड एनबी खरे वर्सेस दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट से if restrictions made over the freely movement then reason must be given। ये बोल रहा है कि आपको रीजन देना पड़ेगा। ठीक है ना। ये बोलता है कि बिना रीजन का आप किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते किसी को। मैंने ऐसा, इसका मीनिंग क्या बोल रहा है कि इतनी ताकतवर नहीं है गवर्नमेंट, ये कार्यपालिका, कि वो मतलब ऐसी किसी के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए। ये बोल रहा है कि रीजनेबल तर्क देना होगा। इसी प्रकार से आगे लिखिए, इसी प्रकार से मध्य प्रदेश पुलिस विधेयक 2002 में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के द्वारा अपराधियों पर लगाया गया प्रतिबंध कि वे कहीं भी आना जाना नहीं करेंगे को उचित बताया। इन द सेम मैनर in the case of मध्य प्रदेश पुलिस विधेयक 2002, Supreme Court supported to stop movement of criminal background person in the state। ये केस हुआ था मध्य प्रदेश में। सुप्रीम कोर्ट सपोर्टेड टू स्टॉप द मूवमेंट ऑफ क्रिमिनल बैकग्राउंड पर्सन इन द स्टेट। ये केस हुआ था जिसमें सरकार, यह देखिएगा, प्रशासन जो होती है वह कुछ लोगों पर शिकंजा कस देती है कि या तो आपको इस डिस्ट्रिक्ट से चले जाइए, दूसरे राज्य में चले जाइए, यहाँ नहीं आना है, या आपको हाउस अरेस्टिंग कर दिया कि आपको निकलना नहीं है बाहर। तो कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो आर्टिकल 19 तो बोल रहा है ना कि आप फ्रीली घूम सकते हैं। तो अगर आपको रोक दिया जाता है तो उस कंडीशन पर, अभी हाल में आपने जम्मू कश्मीर के मामले में देखा होगा कि वहाँ के कई नेताओं को हाउस अरेस्टिंग किया गया, नजरबंद कर दिया। तो जब नजरबंद किया गया तो उसमें सुप्रीम कोर्ट में मामला तो जाते ही होगा। तो सुप्रीम कोर्ट वहां पर ये देखती है कि इसके बाहर रहने से क्या वायलेट, मतलब आप क्रिमिनल बैकग्राउंड क्यों मान लीजिए, नहीं आप एकदम ठीक है, लेकिन आपका हेट स्पीच है और आप बाहर रहेंगे तो उससे क्रिमिनल्स को सपोर्ट मिल जाएगा, आप हंगामा करवा सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन पर आपके ऊपर में रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट का पावर है, मतलब ये पावर तो राज्य का है, बट सुप्रीम कोर्ट इसको जस्टिफाई कर देती है कि आर्टिकल 19 जो आपको फ्री घूमने का आज़ादी देता है, हम इस आधार पर नहीं छोड़ सकते कि आप अपने अधिकारों के लिए दूसरे का अधिकार का हनन करें।
तो क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों को इसी तर्क के आधार पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाया जाता है। आगे लिखिए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एक्ट 2005, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एक्ट 2005 एंड द एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897। ये दोनों लाइन से एक साल और क्वेश्चन है, एग्जैक्टली यही लाइन से क्वेश्चन है, 2017 या 18 में क्वेश्चन। एंड द एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 says about reasonable restrictions in different cases। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय, लिख लीजिए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून 2005 एवं एपिडेमिक मतलब हो गया महामारी, तो महामारी कानून 1897 के द्वारा सरकार नई नीति बना सकती है। विथ दिस गवर्नमेंट कैन फ्रेम न्यू पॉलिसी, सरकार नई नीति बना सकती है। एवं धारा 144 लागू कर सकती है। एंड गवर्नमेंट कैन इम्प्लीमेंट IPC 144 इन दोज एरिया which can be gray area in assumption। धारा 144 उन क्षेत्र में लागू कर सकती है जो सरकार के अनुसार वैसे क्षेत्र हैं जहां समस्या उत्पन्न होगी। इन ग्रे एरिया अब आप एक बार फिर से लास्ट फ्लो डायग्राम उसमें बनाएंगे जिसमें आर्टिकल 19 1D एंड E और यहां लिखेंगे रिस्ट्रिक्टेड और यहां लिखेंगे क्यों, तो लिखेंगे टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर और उसके नीचे लिखेंगे टू गिव better health and safety government has to protect human resources। यहां पर आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि वाई सीट बेल्ट और हेलमेट इज इम्पोर्टेंट और उसके नीचे लिखेंगे सो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट इम्प्लीमेंटेड। आप इसके साथ साथ 19(5) is also implemented
लिखेंगे, 19 का 5 को भी इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे आप बहुत से एग्जाम्पल यहाँ पे आप पुट करेंगे 1905 वाले में, या नीचे में एग्जाम्पल लिखेंगे कि जैसे 1908 का छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट झारखंड का 1905 के नीचे लिखेंगे एग्जाम्पल में कि 1908 का छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 का, जिसमें लिखिए कि जनजातियों की जमीन को खरीदी नहीं जा सकती है। वन कैन नॉट बाई ट्राइबल लैंड। उन्नीस सौ 8 का कानून। इसी प्रकार से एसपीटी एक्ट लिखेंगे, संथाल परगना कानून। सीएनजी मतलब हो गया छोटा नागपुर का एक्ट है 1908 का। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट इसको बोलते हैं, सीएनटी एक्ट नाम है छोटा नागपुर का। इस कानून का नाम है छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, सीएनटी। सीएनजी छोटा नागपुर के लिए प्रयोग किया है, सीएनटी के लिए प्रयोग नहीं। छोटा नागपुर को शॉर्ट में सीएनजी बोला, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। आप सीएनटी लिख लीजिए, सीएनटी। एसपीटी एक्ट कब का है? 1956, 1949 का। एसपीटी संथाल परगना टेनेंसी एक्ट। इस प्रकार के कानून यहाँ ऐसी बात नहीं है, पंजाब में भी है, हरियाणा में भी है। आप वहाँ के स्थानीय जमीन को नहीं खरीद सकते, नागालैंड में भी है। तो ये प्रोटेक्शन है, वहाँ के ट्राइबल कम्युनिटी का प्रोटेक्शन है। आप आर्टिकल 19 के आधार पर ये दावा नहीं कर सकते कि हम वहाँ जाएंगे, ये बोलने का मतलब है। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो पाया? नहीं, वो तो आप उसके लिए रूल्स है ना, आपका जांच होगा और डिप्टी कमिश्नर को पावर दिया गया है। आदिवासी के जमीन आदिवासी खरीद सकते हैं, लेकिन आप जनरल लोगों को नहीं बेच सकते हैं। फिर वो दान देंगे तो दान में उनका नाम रहना चाहिए, वो सारी क्लॉज उसमें दिया हुआ। मतलब ऐसा नहीं है कि आप अचानक से बेच दीजिए कोई भी क्लॉज जोड़ के, तो वो रूल खत्म कर दिया। तो इसमें आप ये तो इसका पूरा कंप्लीट आंसर हुआ जो क्वेश्चन था। इसमें आर्टिकल 19 को अगर आप देखेंगे तो ऐसा माना जाता है कि अनुच्छेद 19 जो है ये एक साथ आपको कई अधिकार देता है ना। आपके जितने भी इस क्वेश्चन से अब अलग आ रहे हैं ना, ये क्वेश्चन का उत्तर पूरा हो गया। थोड़ा सा अनुच्छेद 19 पर बात कर लेते हैं, जो पहले भी एक बार बताए हैं कि अनुच्छेद 19 जो है संविधान में, इसके सभी चीज जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है, नॉट ओनली दिस। तो अगला बात दूसरा पूछा सकता है एग्जाम में, तो आर्टिकल 19 में आप अलग से लिखिए, अनुच्छेद 19 लिखिए, और इसी क्वेश्चन को हर क्लॉज में सोचना है। जैसे ये 19B और E पर बेस्ड क्वेश्चन था, बात समझ पा रहे हैं? तो किसी साल 19A पे भी बेस्ड हो सकता है, B, C, D, E। तो इस पे तो हम लोग बात करेंगे, लेकिन A तो लिखिए 19A है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने की स्वतंत्रता एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
तो आपको जब बोलना है और अभिव्यक्ति की आजादी भी दी गई है, तो बोलने के लिए आप घर में अकेले बोलिएगा कि कहीं पर कुछ लोग होना चाहिए बोलने के लिए? कहाँ पर बोलिएगा? जैसे आपको कुछ बोलना है तो कहाँ पर बोलिएगा? नहीं तो घर में अपना अकेले अकेले रात में बोलेंगे रूम बंद करके। पब्लिक प्लेस में कहीं पर बोलेंगे तो जरूरी है कि बोलने के लिए आपको एक मीटिंग होना चाहिए। तो यहाँ पर बी नंबर पे लिखेंगे कि फ्रीडम ऑफ असेंबल ऑफ पीपल। आप कहीं पर सभा करते हैं तो बोलेंगे, वहां पर भाषण देंगे, भाषण देने का अधिकार है। और जब आप लोगों को इकट्ठा करिएगा तो संगठन बना सकते। तो सी में लिखेंगे संगठन बनाने का अधिकार। राइट टू फॉर्म यूनियन। जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है या अलग अलग जो संगठन बनता है, स्टूडेंट्स यूनियन, बहुत प्रकार के संगठन है, वो सब इसी के दायरे में बनाया गया। आर्टिकल 19 के ही दायरे में बनाया गया। और जब संगठन बन जाएगा तो कहीं आना जाना कीजिएगा, कहीं जाकर के बसाइएगा घर, वहाँ मतलब एक जमीन लेंगे, बहुत सारी चीजें। आप इस प्रकार से भी आर्टिकल्स को याद कर सकते हैं। और इसके बाद एफ में क्या, तो लिख लीजिए राइट टू, ये तो लिख लिए। डी वाला तो अभी हम लोग कर ही रहे थे, राइट टू मूव एनीवेयर था ये वाला, कहीं भी जाने का अधिकार है आपको। और ये वाला क्या था, ई वाला, कहीं भी बसने की स्वतंत्रता। और एफ में क्या है, वो हट गया। तो मतलब आप ऐसा करें, एफ जो है और इसके बाद जी, तो जी में क्या है, आप एफ में यहाँ पर इस जगह पे लिखिए कि राइट टू प्रॉपर्टी, इस जगह पे लिखिए राइट टू प्रॉपर्टी, और फिर इसको क्रॉस लगा दीजिए। संपत्ति का अधिकार लिख करके इसको काट दीजिए ऐसे क्रॉस, और फिर यहाँ ब्रैकेट में लिखिए कि रिमूव, और अभी इसको लिख दीजिए 300A में है, और यही है आपका लीगल राइट। ये आपका लीगल राइट है। तो एफ को हटा दिए, तो और जी में लिखिए आपको कोई भी काम चुनने की स्वतंत्रता है, राइट टू चूज एनी वर्क एनी प्रोफेशन। आप नौकरी करें, बिजनेस करें, ये जी। अब सारे आर्टिकल को क्वेश्चन के मोड में लाइए। उदाहरण के लिए आर्टिकल 19A क्या बोलता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो इसका क्या मीनिंग हुआ ये बताइए। आप कहीं भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी नहीं बोल सकते। अच्छा, कहीं भी बोल सकते हैं। वो भी पूरी तरह से छूट नहीं है सर। अच्छा, तो क्या बोल सकते हैं? देश का विरोध है, खाली नहीं बोलना। अच्छा, ऐसे मान लीजिए कि
देश का मोदी के विरोध तो कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो जैसे आपको यहाँ पर आर्टिकल 19(1) से भी क्वेश्चन आया हुआ। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन पे ही चलते हैं। 19(1) से क्या क्वेश्चन आया है? देखिए ये 2014 में आया हुआ मेंस में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन? पूछ रहा है, डज इट कवर हेट स्पीच? Why do the films in India stand on a slightly different plane from other forms of expression? ये तो आज भी जो प्रॉब्लम चल रहा है वो भी को लेकर के उस पर भी आधारित हो गया क्वेश्चन। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन से आप क्या समझते हैं, और क्या ये हेट स्पीच को कवर करता है? तो कट गया क्वेश्चन। And why do the films in India stand on a slightly different plane from other forms of expression? वही क्वेश्चन आप जो अभी कर रहे थे 19(1) जो हम लोग देखे थे, अब देखिए इसी पर आधारित है। 1A जो है जिसमें बोला जा रहा है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो इस पर अगर आपको आंसर लिखना हो तो क्या लिखेंगे? सपोज कीजिए कि आपको लिखने के लिए इसका दिया गया आर्टिकल 19(1)A जिसमें बोला जा रहा है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो इसमें क्या लिखे? अभी सोचिए कि कोई क्वेश्चन पर टेल नहीं लगा है और कोई दूसरा चीज नहीं पूछ रहा है, सिंपली ये बोल रहा है कि इसी पर आपको टिप्पणी करनी है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर ही आपको बोल रहा है। एक्सप्रेशन मतलब क्या हो गया आपका? ये इसमें आता है आपके व्यू, आपका क्रिएटिविटी, आइडियाज, ये आपके एक्सप्रेशंस, आपका बॉडी लैंग्वेज। तो ये एक्सप्रेशन ही प्रेस की स्वतंत्रता देता है। So, मीडिया में आप देखिए अक्सर क्या बोलता है, सूत्रों के हवाले से। अब ये सूत्र कोई खोज के ला दे कि कौन है कहाँ है, लेकिन आपको अगर अपने से भी कुछ बोलना है तो आप क्या बोलते हैं? सूत्रों से बोलते। ये ऐसा लगता है, एजम्पशन तो होता है ना। आप कोई चीज पर एज्यूम करते, तो देखिए एजम्पशन सही गलत हो सकता है। आशंका, आपके घर के बाहर अगर 5 लोग खड़े हैं तो वो आपको कुछ नहीं भी बोले फिर भी आपको आशंका हो सकता है कि हमारे घर पर चोरी के इरादे से आए हैं, ठीक है, रेकी कर रहे हैं। आप पुलिस को सूचना दे सकते हैं, हो सकता है कि उसके लिए नहीं। तो ये अधिकार सबको मिला हुआ है। तो फ्रीडम ऑफ